हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, प्रीवियस ईयर के एम्स के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ओके, जो अपकमिंग एग्जाम में आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यूज हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। उनके साथ साथ हम कुछ एमसीक्यूज थ्योरेटिकल भी लाने वाले हैं जो आपके प्री में काम आएंगे। साथ साथ में प्री के साथ में जो बच्चे केजीएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो। बाकी के कुछ सीक्वेंशियल अपने एमसीक्यूज रहेंगे कि सीक्वेंस वाइज आपका यहाँ पे नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इस प्रकार के अपन यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो ठीक है, अपना बाकी कंटिन्यू आगे क्लासेस भी फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आरएनसीसी की ओर से आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप पे, जो कि एंड्रॉयड के लिए भी है और आईओएस के लिए भी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या शुरू कर चुके हैं, हम वहाँ पे टोटल नॉर्सेट स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। लाइक प्रीवियस काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा हमारी टेस्ट सीरीज का, उसी प्रकार से इस साल भी इस बार भी इस वाले नॉर्सेट में भी हमने वापस से टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हमने। उसमें आपको क्या मिलेगा, डेली 2 टेस्ट आपको सोल्व करने को मिलेंगे, लाइव टेस्ट रहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग एंड इवनिंग टेस्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अभी मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा इसके बारे में। ओके, जो टेस्ट रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, और वीकली जो हम टेस्ट कराएंगे वो कैसे करेंगे, प्री नोट सेट स्पेशल टेस्ट वहाँ पे रहेंगे टोटल। अभी तो जैसे 100 एमसीक्यूज हो गए, तो उस प्रकार के आपको प्री और मेंस के यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। डेली आपका रिजल्ट एनालिसिस मिलेगा 500-600 स्टूडेंट्स के अंदर, आपकी रैंक क्या रहती है, ठीक है, आप क्वालिफाई होते हो नहीं होते हो, और रैंक क्या रहती है, आपको रैंक से आपका क्या चॉइस ऑफ एम्स आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो आपको पता लग जाएगा। और एमसीक्यूज जो हमने बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, तो एनक्लेक्स का जो पैटर्न है उस पे, और प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड, लाइक वो किन किन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज चूज कर रहे हैं उनसे प्रैक्टिकल कंटेंट हमने वहाँ पे इंक्लूड किया है। और यहाँ पे साथ साथ में रेशनल्स हमने इतने अच्छे दिए कि आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, जिन टॉपिक्स से हम यहाँ पे एमसीक्यूज हमने बनाए हैं। ओके, अभी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ इसका। तो टोटल टेस्ट सीरीज आपको किस नाम से मिलेगी हमारी ऐप पे, नॉर्सेट स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। टोटल इसके अंदर 150 टेस्ट पेपर रहेंगे, 2 लाइव टेस्ट मिलेंगे आपको डेली, एक मिलेगा मॉर्निंग में, एक मिलेगा इवनिंग में। सपोर्टिव नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर क्या है, 9588856774, ठीक है। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हम वहाँ पे आपकी कंप्लीट कर देंगे। और ये जो स्केड्यूल आपको दिख रहा है, ये आपका नॉर्सेट 5.0 स्पेशल के लिए है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, वीकली टेस्ट सीरीज 100 एमसीक्यूज की, उसके साथ में जैसे 7 एंड 8 ऑफ अगस्त को हमने क्या यहाँ पे कंडक्ट करवाया था, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज यहाँ पे सोल्व कराए थे, फिर रेस्पिरेटरी के, फिर नर्वस सिस्टम के, फिर बाद में वीकली हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, प्री नॉर्सेट 5.0 की स्पेशल टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे वो भी आपको करने को दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी आपको जो है वो एमसीक्यूज फर्दर मिलते जाएंगे, ठीक है। अगस्त मंथ का पूरा स्केड्यूल है, टिल नॉर्सेट आपका ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और जो बच्चे केजीएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए केजीएमयू के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई गई है। केजीएमयू के अंदर क्या बताया गया, 100 एमसीक्यूज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसमें से 60 तो आपको रहेंगे नर्सिंग के एमसीक्यूज एंड 40 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको अदर सब्जेक्ट से। तो इस प्रकार से भी आपको वहाँ पे हमारी अलग से टेस्ट सीरीज बनाई हुई है स्पेशली फॉर केजीएमयू स्टूडेंट। तो अभी आपका ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी आप सभी को बताने के लिए, ताकि आप अपना प्रिपरेशन का बेस्ट दे सकें, ठीक है। तो एमसीक्यू है अपना, पहला एमसीक्यू है, एमसीक्यू है अपना, एन 8-year-old गर्ल कम्स टू पीडियाट्रिक क्लिनिक, ठीक है। 8-year-old गर्ल है, वो आई है कहाँ पे, पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर, प्रेजेंट विथ सिकल सेल एनीमिया। उसको अभी क्या है, प्रेजेंट में क्या है, उसको क्या प्रेजेंटेड है, उसके सिकल सेल एनीमिया से वो प्रभावित है। द इंचार्ज नर्स इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। अब इंचार्ज जो नर्स है वहाँ पे पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर, वो क्या कर रही है, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि चाइल्ड अबाउट द प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटेड टू सिकल सेल क्राइसिस। वो किसके लिए इंस्ट्रक्ट कर रही है कि बच्चे को कौन कौन से फैक्टर जो है सिकल सेल क्राइसिस को यहाँ पे प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो
सिकल सेल क्राइसिस को कॉज कर सकते हैं। उसके बारे में नर्स क्या कर रही है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है बच्चे के पेरेंट्स को, which if identified by the parents as precipitating factor indicate need for further evaluation या instruction। तो अब जो पेरेंट्स हैं वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शंस को वो आइडेंटिफाइड करते हैं जिससे आपको इसे समझ आता है कि उसको वापस से इंस्ट्रक्शन देने की नीड है, मतलब कि वो फैक्टर प्रिसिपिटेट नहीं करता है सिकल सेल क्राइसिस को। ऑप्शंस क्या है, ट्रॉमा, फ्लूइड ओवरलोड, स्ट्रेस या फिर इन्फेक्शन। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो सिकल सेल क्राइसिस को प्रिसिपिटेट नहीं करती है या कोज नहीं करती है, किसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, कभी भी फ्लूइड के ओवरलोड की वजह से स्प्लेनिक जो आपको सिकल सेल क्राइसिस की कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलती है। बाकी ट्रॉमा, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, इन सभी के अंदर आपको सिकल सेल क्राइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर वो क्लाइंट फ्लूइड ओवरलोड का बोल रहा है कि फ्लूइड ओवरलोड नहीं करवाना है या फिर फ्लूइड उसको ज़्यादा नहीं देना है, तो आपको उसके लिए इंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो अभी किस प्रकार से फ्लूइड ओवरलोड है जो इम्पोर्टेंट होता है वो सब हम समझेंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन जो रहने वाला है वो है सिकल सेल क्राइसिस, और इससे मैं आपको मोर देन 50 एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व करवा दूंगा जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, आपको पूछा गया है, चाहे ईएसआईसी के अंदर हो, चाहे एम्स के अंदर हो, चाहे आपके एसजीपीआई के अंदर हो, जिपमेर के अंदर हो। तो जो प्रीवियस एमसीक्यूज हैं वो मैं आप सभी के लेके आया हूँ, वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए टॉपिक क्या है अपना, सिकल सेल क्राइसिस। तो देखो सिकल सेल क्राइसिस को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा एनीमिया, वो भी कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। तो देखो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो किस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो एमसीक्यू नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है, ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अभी आपको समझना होगा कि ऑटोसोमल से क्या मतलब होता है। तो देखो ऑटोसोमल का मतलब होता है जो आपके 22 पेयर के अंदर जो आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के अलावा, उन्हें आप क्या बोलते हो, ऑटोसोम्स। ठीक है, देखो इन्हें आप क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। तो 1 टू लेके तो 22 पेयर्स होते हैं, इनको अपन बोलते हैं ऑटोसोम। इसी के सिमिलर एक वर्ड और होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एलोसोम। इसके अंदर क्या आता है अपना 23rd वाला जो पेयर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, लाइक या तो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। तो ऑटोसोम एलोसोम के अंदर आपका डिफरेंशिएट हो गया। क्रोमोसोम के दो टाइप होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एलोसोमल क्रोमोसोम। ऑटोसोमल में क्या होता है 1 to 22 पेयर वाले। अब जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये एक प्रकार से कंजेनाइटल आपके प्रॉब्लम की कैटेगरी के अंदर आती है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट एमसीक्यू बन रहा है आपके यहाँ पे 11th नंबर जो क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि कंप्लीट यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, बाकी पूरा डीएनए के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी आपको, केवल और केवल 11th नंबर क्रोमोसोम पे भी क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो 11th नंबर क्रोमोसोम के अंदर क्या आ गया, आपके डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। और अब ये पॉइंट म्यूटेशन होता कहाँ पे, तो ऑन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, जो 6th नंबर पे अमाइनो एसिड्स जो होता है वो होता है क्या, रिप्लेस बाय वेलिन। तो एमसीक्यू नंबर 4 एंड एमसीक्यू नंबर 5, ठीक है।
6 नंबर अमाइनो एसिड है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, वेलिन में रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, सिकल शेप की क्या देखने को मिलती है, आरबीसी देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो एनीमिया जो होगा आपको, वो किस प्रकार का एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी तक तो हमने केवल 5 एमसीक्यू से और निकाल के सोल्व कर लिए, अभी आगे आपके और एमसीक्यूज बनेंगे। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के रिलेटेड। कंप्लीट अपन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जो मेन मेन टॉपिक है उनको हम डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। तो एमसीक्यू को समझने से पहले हमें वो थोड़ा टॉपिक डिस्कशन करना जरूरी है। तो देखो, साइन एंड सिम्टम में पेशेंट को क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अपीयरेंस कब देखने को मिलता है साइन एंड सिम्टम का, तो ये देखने को मिलता है 5 to 6 मंथ ऑफ एज, क्योंकि कंजेनाइटल है, बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। 5 to 6 मंथ ऑफ एज के अंदर ये इसका साइन एंड सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे अपने। साइनोसिस, साइनोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि सिकल सेल की आरबीसी हो रहती है। नॉर्मली आरबीसी कैसी होती है, तो ये बाइकोन क्या आरबीसी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो क्या है, आराम से जितना हमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी चाहिए उतनी मिल जाती है। मगर अभी क्या हो गया, आरबीसी का शेप कैसा हो गया, सिकल शेप की आरबीसी होगी, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन के अटैचमेंट के लिए जगह आपको कम मिलेगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी। अब O2 कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो पेशेंट को क्या होगा, फटीग, और क्या होगा, पेशेंट को वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखिए, दो साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एमसीक्यू, आरबीसी कैसी हो जाएगी यहाँ पे, सिकलिंग शेप की आरबीसी हो जाती है इस कंडीशन के अंदर। अब सिकलिंग शेप की आरबीसी होने की वजह से वो क्या करेगी, एक आपकी जो वेसल्स वगैरह है उनके अंदर वो ओकल्जन लाएगी, स्टक हो जाएगी, कॉन्स्ट्रक्शन पैदा करेगी। तो ये क्या कर देगी, कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर थ्रम्बस फॉर्मेशन। अब इस थ्रम्बस फॉर्मेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू डिस्टल ऑर्गन। डिस्टल पार्ट ले लो आप। इससे क्या होगा, देखो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा यहाँ पे, इससे क्या होगा, डिक्रीज O2 इन टिश्यूज। अब जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा तो इससे क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एमसीक्यू बनेगा आपको कि सिकल सेल डिजीज में किस प्रकार का ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलता है, तो देखने को क्या मिलता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है तो क्या डेवलप होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट, सिकल सेल डिजीज में क्या बनता है, ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, वो भी कैसा, सीवियर पेन देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है, स्पेशली एमसीक्यू है पेन वाला। इसके आगे नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा, व्हेन एक्सेसिव एक्टिविटी, क्या होती है, एक्सरसाइज, या फिर आप कह सकते हो इंक्रीज एक्टिविटीज। तो जब भी बच्चा एक्टिविटीज करेगा या फिर एक्सरसाइज करेगा बड़ा होके, ठीक है, या फिर वो खेलेगा कूदेगा, तो उसको क्या होगा, बॉडी में लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा, बच्चे को पेन देखने को मिलेगा। तो पेन इज द नेक्स्ट यहाँ पे साइन एंड सिम्टम, इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम आता है क्या, पेन। इससे आपका एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा, क्लासिकल साइन कौन सा होता है सिकल सेल डिजीज के अंदर, तो वो होता है क्या, पेन। इसलिए मैंने आपको इतना समझाया, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे एमसीक्यूज निकलेंगे। अब देखो, अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये क्या करेगा, मल्टी सिस्टम अफेक्ट करता है। मल्टी सिस्टम अफेक्ट करेगा मतलब कार्डियक प्रॉब्लम भी आएगी, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेगी, जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी। अभी किस प्रकार से क्या होगा, आपको आराम से एक एक चीज समझा दूंगा मैं। अभी क्या होता है, पेशेंट को पेन हुआ,
पेन होने की वजह से एक सिंड्रोम आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, चेस्ट सिंड्रोम। तो चेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है, जो आपकी पल्मोनरी वेसल्स होती है वो कैसी हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, इन्फ्लामेशन। क्या हो सकता है पेशेंट को, न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया से आपको प्रिवेंट करना होता है, बच्चे को स्पेशली ध्यान में रखना होता है। इसके बाद में और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और क्या देखने को मिलेगा, ब्लड सप्लाई, ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है तो कार्डियक के ऊपर भी लोड पड़ेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन। और भी यहाँ पे साइन सिम्टम आते हैं, ठीक है, चेस्ट सिंड्रोम के अंदर, लाइक जो चेस्ट के अंदर पेन वगैरह होना, और आपको जितने प्रकार के साइन सिम्टम आपको लिखने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है वो मिलता है हैंड एंड फीट सिंड्रोम। ये भी एमसीक्यू है कि चेस्ट सिंड्रोम किसमें देखने को मिलता है, हैंड एंड फीट सिंड्रोम किसमें देखने को मिलता है। तो हैंड एंड फीट सिंड्रोम और कुछ नहीं है, आपका क्या हो गया, हाइपोक्सिया होता है आपके अंदर, जिसको भी सिकल सेल डिजीज उसके अंदर क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया की वजह से जो हैंड एंड फीट की जो फिंगर्स होती है वो कैसी हो जाएगी, साइनोटिक। और उनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा हो जाता है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस, ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो आपकी फिंगर्स जो है ड्रम स्टिक अपीयरेंस की देखने को मिल सकती है। इसके बाद में क्या होगा, अगेन यहाँ पे क्या होगा, पेन होता है, एक्टिविटीज वगैरह करता है, जब बच्चा खेलेगा उंगलियों से कुछ चीजें पकड़ेगा करेगा तो क्या होगा, उसको ब्लड सप्लाई की नीड होगी। और ब्लड में क्या हो गया, सिकलिंग शेप है, तो वो क्या करेगी, कैपिलरीज को, जो आरबीसी है वो सिकलिंग शेप आरबीसी अगर कैपिलरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी और आपकी जो फिंगर स्टिक जैसी, ड्रम स्टिक जैसी आपके अपीयरेंस ला देगी और पेन क्रिएट कर देगी। नेक्स्ट, डेक्टिलाइटिस। डेक्टिलाइटिस जो साइन सिम्टम है वो भी किसमें देखने को मिलता है आपको, सिकलिंग से, सिकल सेल डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, सॉसेज शेप फिंगर हो जाती है। मतलब यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है विद इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन के साथ में। डेक्टिलाइटिस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू बनता है कि डेक्टिलाइटिस आपको कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलती है, तो आपको एम्स प्री में, केजीएमयू के अंदर आपको इस प्रकार के एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्या होता है, स्प्लेनोमेगाली। स्प्लेनोमेगाली क्यों होता है, क्योंकि स्प्लीन इज द आरबीसी का क्या है, ग्रेवयार्ड। अब जब आरबीसी कैसी होगी, सिकल शेप की आरबीसी हो जाती है, तो वो क्या करती है, स्प्लीन के अंदर आके जमा हो जाती है। इसको आप बोल सकते हो कलेक्शन हो जाता है आरबीसी का, कहाँ पे, स्प्लीन के अंदर। तो उसका क्या होता है, वहाँ पे ज्यादा मात्रा के अंदर डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे स्प्लीन का जो आपका जो एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लेनोमेगाली। अब जब स्प्लेनोमेगाली होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है, उससे क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज बिलीरुबिन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, आपके सामने सारे सिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अभी क्या होता है, बिलीरुबिन इंक्रीज होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हाइपर बिलीरुबिनिया से एमसीक्यू बनता है, क्या सिकल सेल डिजीज के अंदर हाइपर बिलीरुबिनिया होता है तो कैसे होता है, ठीक है, और कितना होता है। हाइपर बिलीरुबिनिया अगर पूछ ले आपको एडल्ट के अंदर, तो एडल्ट में कितना होता है, मोर देन 2 mg/dl से ज्यादा आता है, हाइपर बिलीरुबिनिया बोलते हैं। और अगर चिल्ड्रन के अंदर आपसे पूछे तो वो कितना होता है, मोर देन 5 mg/dl। तो ये दोनों ही एमसीक्यू पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। अब जब देखो बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा बढ़ता है तो क्या देखने को मिलता है, बिलीरुबिन भी कौन सा बढ़ता है यहाँ पे, अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है, एमसीक्यू बनता है इससे। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कौन करता है, तो वो करता है आपका लीवर। तो ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बनेगा तो लीवर को भी ज्यादा काम करने पड़ेगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हेपेटोमेगाली। ठीक है, देखो आप सभी के सामने साइंस सिम्टम खुद बन बन के आ रहे हैं। ठीक है, आपको भी अपनी जो प्रिपरेशन है इसी प्रकार से करनी है, ताकि आपका कंप्लीट, आपका एक एक पॉइंट, एक एक डाउट आपका क्लियर हो। और एम्स आप सभी से यही चाहता है कि आप डिजीज को समझे नहीं, उसको एकदम आपको आना चाहिए कि भाई साइंस सिम्टम बनाने आने चाहिए आपको, कि किस प्रकार से इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर इस प्रकार से आप हर एक डिजीज कंडीशन को पढ़िए। ठीक है, और आप सभी ने कहा कि टॉपिक डिस्कशन करवाइए, तो मैं आपको टॉपिक डिस्कशन के साथ में एमसीक्यूज बता रहा हूँ कि कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है,
तो ये आप सभी के अकॉर्डिंग हुआ है। और आपको ज़्यादा एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो आप मुझे वैसे बता सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, ये टॉपिक डिस्कशन कम कर दूंगा, आपके लिए ज़्यादा एमसीक्यूज लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और देखो एमसीक्यूज तो वैसे भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह है, आरएनसीसी की खुद की टेस्ट सीरीज है जो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमें स्टूडेंट से, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हमें। तो केजीएमयू के लिए और नोट सेट के लिए, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट की हुई है, यूपीपीएससी के लिए भी स्टार्ट कर दी गई है। तो ठीक है, हिपेटोमेगाली आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अब हिपेटोमेगाली यहाँ पे देखने को मिलेगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, जॉन्डिस। ये एक और इम्पोर्टेंट साइन बन जाता है कि जब भी कभी सिकल सेल डिजीज का पेशेंट आता है आपके पास में, उसको जॉन्डिस के यहाँ पे साइन सिम्टम्स आपको जरूर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए जॉन्डिस को पहचानने का फर्स्ट साइन सिम्टम आएगा तो कहाँ आएगा, स्क्लेरा के अंदर आप देखोगे, ठीक है, स्क्लेरा एमसीक्यू बनता है यहाँ से। और अगर ब्लैक पर्सन है, कहाँ पे देखोगे, उसके हार्ड पैलेट पे। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये भी पूछे रह चुके एग्जाम के अंदर, आप काउंट कर लेना, आपको मोर देन 50 एमसीक्यू सोल्व करवाए मिलेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहीं से ही एक एमसीक्यू और बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जब आरबीसी का यहाँ पे ग्रेवयार्ड इसको अपन कहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी ब्रेकडाउन मिलने की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड देखने को मिलेगा क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, वो भी ज्यादा मात्रा में। जब आरबीसी ब्रेकडाउन होगी तो ज्यादा मात्रा के अंदर आयरन का ओवरलोड होगा, तो इसे अपन क्या बोलते थे, हिमसिड्रोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हिमसिड्रोसिस कैसे होता है, क्या होता है। अब जब हिमसिड्रोसिस होता है, आयरन का ओवरलोड होता है, तो ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, या फिर आप कह सकते हो डिपॉजिट ऑन टू बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। जब ये बीटा सेल के पेनक्रियाज को अफेक्ट करेगा, तो आप सभी को पता है बीटा सेल किसका सिक्रेशन करती है बच्चों, इंसुलिन का। अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, इंसुलिन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब जब बीटा सेल अफेक्ट हो गई, डैमेज होता है बीटा सेल के ऊपर, आगे डिपॉजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन डिक्रीज होने से क्या आ जाएगा, डायबिटिक मेलाइटस। और इस प्रकार के डायबिटिक मेलाइटस को आप क्या बोलते हो, ब्रोंज डायबिटिक मेलिटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रोंज डायबिटिक मेलिटस आपको किसमें देखने को मिलती है, तो सिकल सेल डिजीज के अंदर। तो ये यहाँ पे ये वाले साइन सिम्टम यहाँ पे कवर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे साइन सिम्टम जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिहाइड्रेशन। पेशेंट को क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन क्यों होता है, सबसे पहले तो सिकलिंग ऑफ आरबीसी, इसके साथ में क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है। आरबीसी सिकल होती है, पेन किस प्रकार से होता है मैंने आपको बताया, पेन होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, स्वेटिंग देखने को मिलती है। और अब स्वेटिंग की वजह से पेशेंट को क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना होता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, रेटाइनोपैथी। ऑप्टिक नर्व के ऊपर क्या मिलता है आपको, डैमेज देखने को मिलता है इस कंडीशंस के अंदर। कैसे देखने को मिलेगा, ऑप्टिक नर्व की ब्लड सप्लाई। अब देखो रेटाइनोपैथी होती है तो और भी यहाँ पे ब्रेन के अंदर नर्व सप्लाई डिक्रीज होती होगी, तो उसको भी अफेक्ट करती है, तो ब्रेन को भी ये अफेक्ट करती है इक्वली। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, प्रियापरिज्म, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेसिवली जो है वो पेनफुल इरेक्शन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। साथ साथ में किडनी फेलियर भी कर सकता है। तो मतलब हर प्रकार का डिजीज कंडीशन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, कवर होता है इस डिजीज कंडीशन में। और यहाँ पे अब देखिए बात करते हैं अपन इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए एक यहाँ पे स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ओनली एकमात्र एनीमिया होता है सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलती है ईएसआर। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ओनली एकमात्र एनीमिया ऐसा है जिसके अंदर आपको ईएसआर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलती है। क्योंकि देखो इस कंडीशंस के अंदर क्या होती है, सिकल सेल की आरबीसी बनती है, तो वो क्या करती है, इरिथ्रोसाइट को जो आरबीसी की जो सेटल डाउन की रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है।
तो नॉर्मल इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये कितनी होती है, 10 to 30 mm/h होती है। तो एमसीक्यू है। और इस कंडीशन के अंदर क्या होती है, और भी डिक्रीज होती है, क्योंकि जो आरबीसी क्या होती है, हसियाकार आरबीसी होती है, तो वो क्या करती है, इसको यहाँ पे अफेक्ट करती है। इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं अपन, तो वो कौन सा होता है, सिकल डेक्स टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, एक में अपन क्या लेते हैं, देखो आपका एक एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। और जब आप सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हो, तो उसको क्या लिखा रहता है अपना, HbSA। और नॉर्मल वाला ब्लड का अपना हीमोग्लोबिन कैसा रहता है, HbA। और हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया वाली हीमोग्लोबिन को आप कैसे डिनोट करते हो, हीमोग्लोबिन SA। और ये होता है हीमोग्लोबिन A। अब हमने क्या कर दिया, दोनों सैंपल लिए, टेस्ट को बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों सैंपल लिए, और इसके अंदर क्या मिक्स कर दिया आपने, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट के साथ मिक्स करने में ये तो कैसा कलर देता है, टर्बिड। टर्बिड हो जाएगा, क्लाउडी कलर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे जो है वो क्लियर रहता है, नॉर्मल अपना ब्लड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेस्ट ये नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, सिकल डेक्स टेस्ट। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा मैं अभी आपको। और इफ ए पेशेंट सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, नेवर सफर फ्रॉम मलेरिया। ये आप सभी ने सुना होगा कि जिस जिस बच्चे को या फिर जिस पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया होता है, उसको लाइफ में कभी भी मलेरिया नहीं होता। क्योंकि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है, उसको एक हेल्दी आरबीसी चाहिए होती है उसके लार्वा को ग्रोथ करवाने के लिए। मगर यहाँ पे आरबीसी और ऑलरेडी कैसी हो जाती है, सिकल सेप हो जाती है। तो इसलिए जो मलेरिया के लार्वा है वो वहाँ पे ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते, और पेशेंट को यहाँ पे मलेरिया नहीं होता है। एमसीक्यू बार बार भी पूछा भी जाता है एमसीक्यू एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है वो क्या आ जाता है आपका, सिकल सेल क्राइसिस। तो सिकल सेल क्राइसिस जो होता है वो कब होता है, जब बॉडी के अंदर एक्सेसिवली फ्लूइड की कमी देखने को मिलती है। तब आपको एक्यूट यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिलता है, बच्चे के अंदर एक्यूट साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। वो उसके अंदर क्या होता है, 4 प्रकार का ये होता है। इसके टाइप भी पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर, और कौन सा एक्सेप्ट है वैसे करके एमसीक्यू बन सकता है। तो इसके चारों टाइपों को देख लीजिए, स्प्लेनिक, सिक्वेंस्ट्रन, क्राइसिस। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, स्प्लीन का यहाँ पे क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। हाइपोवोलेमिया देखने की वजह से स्प्लीन के अंदर क्या होता है, आरबीसी आके यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होगा, और स्प्लीन का यहाँ पे क्या होता है, एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। सेकंड क्या होता है, एप्लास्टिक क्राइसिस। एप्लास्टिक क्राइसिस में क्या होता है, बोन मेरो यहाँ पे क्या हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। बोन मेरो डैमेज होने की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, एनीमिया देखने को मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया। ओके, आई होप आपकी क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास के आपके खूब सारे डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे सिकल सेल डिजीज के। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाहर आपका सिकल सेल डिजीज में से कोई भी एमसीक्यू नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, एमसीक्यू आपको सारे सारे बता रहा हूँ। नहीं तो एक आराम से ये क्लास जो होती है वो 2 आवर्स के अराउंड ली जाती है हमारी कोचिंग में। नेक्स्ट होता है थर्ड टाइप, वो कौन सा होता है, वेजो ओकल्जिव क्राइसिस। वेजो ओकल्जिव क्राइसिस के अंदर मैंने आपको बताया था, वेसल्स जो कैसे होते हैं उनमें ओकल्जन आ जाता है, आरबीसी ट्रैप हो जाती है। तो क्या होता है, पेशेंट को यहाँ पे पैन देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या, पैन इज द मोस्ट क्लासिकल क्लिनिकल फीचर। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, पैन। वो भी कहाँ पे देखने को मिलता है, लंबो सेक्रल, नी एंड शोल्डर पे। एंड फोर्थ वन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, हाइपर हेमोलाइटिक क्राइसिस। इसके अंदर आपको एक्सेसिवली एनीमिया देखने को मिलता है। एनीमिया भी कौन सा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। उसके अंदर क्यों देखने को मिलता है, हाइपोक्रोमिक क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आयरन जो है वो लेफ्ट आउट हो जाता है आरबीसी से। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो एक तो जब आयरन ही होता है जो अपना ब्लड को रेड करने के वो मेंटेन करने में काम आता है। बाकी हीमोग्लोबिन भी इंपॉर्टेंट रहता है उसमें।
अब चलिए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं लास्ट कुछ एमसीक्यू से। वो क्या है इसके अंदर, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कंडीशन क्या आती है, पेन आती है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रायोरिटी क्या रहेगी, एमसीक्यू बनता है एग्जाम के अंदर, नोट सेट के अंदर बनेगा इसी प्रकार का एमसीक्यू बनेगा कि सिकल सेल क्राइसिस वाला पेशेंट है, फिर सिकल डिजीज वाला पेशेंट है, प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट, प्रायोरिटी ऑफ इंटरवेंशन क्या करोगे, पेन मैनेजमेंट। और आपको ऑप्शंस दे देंगे वहाँ पे, आयरन ओवरलोड, पेन मैनेजमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करोगे, पेशेंट को क्या दे दोगे, हाइड्रेशन या फिर फ्लूइड थेरेपी के साथ। हाइड्रेशन भी यहाँ पे कितना रहना चाहिए, 3 लीटर, 3 to 4 लीटर पर डे यहाँ पे क्या हाइड्रेशन मेंटेन रखना जरूरी है। और ओरली भी दे सकते हो, आईवी भी दे सकते हो। अगर आपको आईवी हाइड्रेशन देना है तो आपका फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या रहेगा, D5W प्लस 0.225% NS। पेन क्यों हुआ, ये होता है लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से, या फिर लैक्टिक एसिड यहाँ पे क्या हो जाता है, बनता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है। तो एक तो आपने हाइड्रेशन दे दिया, अब क्या दे दोगे आप, NSAID। NSAID में यहाँ पे चॉइस क्या रहेगी, माइल्ड टू यहाँ पे मॉडरेट पेन है, तो यहाँ पे आप क्या दोगे, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन आप दे दोगे किसके लिए, माइल्ड टू मॉडरेट वाली कंडीशंस के अंदर। बट एस्पिरिन जो है वो आपको उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है किसके अंदर, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर। एप्लास्टिक एप्लास्टिक वाला जो टाइप था ना, एप्लास्टिक क्राइसिस, उसके अंदर, क्योंकि उसमें क्या होता है, बोन मेरो क्या होता है, अफेक्ट होता है। बोन मेरो अफेक्ट होगा तो ऑलरेडी क्या, प्लेटिलेट भी यहाँ पे अफेक्ट होगी। और एस्पिरिन तो क्या करवाता है, एंटी प्लेटिलेटिंग एक्टिविटी कराएगा, तो ब्लीडिंग करवा सकता है। तो इसलिए आपको एस्पिरिन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना होता है। अगर एमसीक्यू बने तो आपका काफ़ी अच्छा एमसीक्यू बनेगा, और यहाँ पे आंसर भी आप लोग करेक्ट करके आ जाओगे, क्योंकि आपने ये सब आराम से आरएनसीसी के यूट्यूब चैनल की क्लासेस के अंदर पढ़ लिया। जब हमारी यूट्यूब चैनल की क्लासेज इतनी अच्छी है, तो हमारे जो हमने कोर्स बना रखा है वहाँ पे तो हमने फुल टाइम देके क्लासेस ली है, वो कितनी अच्छी होगी वो आप लेवल देख सकते हो। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी आपको थोड़ा वेरिएशन चाहिए क्लास के अंदर तो उसके बारे में मुझे बताना। हो गया आपके एस्पिरिन। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, वो बनेगा सीवियर पेन के लिए। सीवियर पेन के लिए आप क्या दोगे पेशेंट को, मॉर्फिन। और यहाँ पे सीवियर पेन हुआ और आपको कभी भी मेपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड नहीं देनी है। या फिर आप इसको समझ सकते हो, ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है किसके अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि ऑलरेडी सिकल सेल एनीमिया के अंदर ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी इफेक्ट होती है, तो उससे क्या हो सकता है, सीजर आ सकते हैं पेशेंट को, एमसीक्यू बन सकता है। और मेपेरिडिन हाइड्रोक्लोराइड का भी साइड इफेक्ट क्या होता है, सीजर। तो सीजर से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, मेपेरिडिन हाइड्रोक्लोराइड को अवॉइड करना होता है सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को। इसके अलावा आप और क्या दे सकते हो पेशेंट को, फोलिक एसिड दे सकते हो ताकि आपका आरबीसी का प्रॉपर तरीके से मैच्योरेशन हो जाए। विटामिन B12 दे सकते हो, साइनोकोबालामाइन आप दे सकते हो पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट को आपको पोजीशन क्या देनी है यहाँ पे, सेमी फॉवलर, ताकि आपका लंग्स का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी रह सके, मेंटेन रह सके। इसके अलावा यहाँ पे डाइट, अब अपना टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। डाइट, डाइट आप क्या दोगे, हाई डाइट दोगे किसकी, कैलोरी की, प्रोटीन की एंड फाइबर की। लो क्या दोगे इसके अंदर, फैट एंड पोटेशियम। इसके अलावा देखो, नेक्स्ट मैंने आपको एक यहाँ पे पॉइंट बताया था। पॉइंट क्या था कि पेशेंट को क्या होता है, न्यूमोनिया की रिस्क यहाँ पे सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट को होती है। तो आपको क्या करना है, पेरेंट को एजुकेट करना है, एजुकेट द पेरेंट फॉर वैक्सीनेशन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। अब वैक्सीनेशन किसके लिए, फर्स्ट वन, वैक्सीन कौन सी, न्यूमोकोकल एंड मेनिंगोकोकल की।
ताकि आपको न्यूमोनिया से बचा जा सके, और आप इन्फ्लुएंजा की भी वैक्सीन लगवा सकते हो। इनको आप एजुकेट करना है पेरेंट्स को, ताकि उसको न्यूमोनिया से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, लंग्स भी आप पे इफेक्ट होता है तो न्यूमोनिया होने के चांसेस रह जाते हैं। अब देखो यहाँ से न्यूमोकोकल से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, न्यूमोकोकल से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन जीबीएस, गुलिन बेयर सिंड्रोम वाली कंडीशंस के अंदर न्यूमोकोकल वैक्सीन अपन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि न्यूमोकोकल वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या आता है, जीबीएस। ऑलरेडी पेशेंट को जीबीएस है तो आप किस प्रकार से न्यूमोकोकल वैक्सीन दोगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। टॉपिक का क्या नाम था, सिकल सेल एनीमिया। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर, फ्लूइड ओवरलोड से कभी भी सिकल सेल क्राइसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता है, आपने आराम से सब कुछ समझ लिया है। अभी भी इस टॉपिक में से आपके कुछ डाउट्स बचे हो तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए कमेंट के अंदर। और क्लास अच्छी लगी और टॉपिक डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो उसका भी मुझे फीडबैक चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, अलग अलग जगह से एमसीक्यूज वगैरह लाने के लिए आप सभी के लिए थोड़ा हमें भी एफर्ट लगता है। और हम क्या चाहते हैं, आपसे एक कोई अच्छा सा कमेंट चाहिए। ठीक है, इफ़ यू, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ही करना, ऐसे नहीं कि भाई मुझे चाहिए चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। ठीक है, हमारी साथ साथ में डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको 80 to 100 एमसीक्यूज मिलेंगे डेली के, टॉपिक बेस्ड, सब्जेक्ट वाइज आपके, और प्री एग्जाम स्पेशल जो आपके अपकमिंग एग्जाम रहेगा उस एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस ली जाएगी। डेली आपका रिजल्ट एनालिसिस होगा, आपकी अकॉर्डिंग टू लाइव रैंकिंग के आधार पे आपका रिजल्ट का एनालिसिस किया जाएगा। और एग्जाम पैटर्न जो सीरीज रहेगी वो कैसी रहेगी, ये जो वाली टेस्ट सीरीज, जो न्यू डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज है, कैसी रहेगी, अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पैटर्न सीरीज रहेगी। तो इस प्रकार से हमारी डेली टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है, जो कहाँ मिलेगी आपको, केवल और केवल आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप पे, जो iOS के लिए भी है और एंड्रॉयड वाले पर्सनस के लिए भी उपलब्ध है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इनके बारे में बाई करना चाहे, हमारे सपोर्टिव नंबर जो आपको नीचे नंबर दिख रहे हैं, इन पे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बेस्ट टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ आयरन स्टेटस इन ए चाइल्ड इज, आयरन स्टेटस का पता लगाने के लिए, वो भी किसमें, बच्चे के अंदर, बेस्ट टेस्ट कौन सा रहेगा, ट्रांसफेरिन, सीरम आयरन, फेरिटिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, बेस्ट टेस्ट फॉर असेसमेंट क्या रहता है, फेरिटिन आपका करेक्ट आंसर रहता है। क्योंकि आयरन का जो स्टोरेशन होता है वो किसमें देखने को मिलता है आपको, फेरिटिन। और आयरन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसमें देखने को मिलेगा आपको, ट्रांसफेरिन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों के अंदर। अब देखो जो फेरिटिन होता है, फेरिटिन से आप कौन कौन सा आयरन का लेवल पता लगा सकते हो। जो फेरिटिन है वो बेस्ट इंडिकेटर है और आयरन असेसमेंट बॉडी के अंदर। एक तो ये किसका बता देगा आपको, लीवर का, और दूसरा किसको बता देगा, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का। ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का ये आपको बता देगा। नेक्स्ट, अगर आयरन की कमी होती है तो आप सीरम फेरिटिन टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, सीरम फेरिटिन टेस्ट आपको क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि ये क्या रहता है, अर्लीस्ट इंडिकेटर रहता है। अगर सेरम फेरिटिन का जो लेवल है वो आपको लेस देन 10 to 15 नैनोग्राम पर ml मिले, तो ये क्या होता है, एब्सोल्युटली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी पेशेंट के अंदर हो चुकी है। ठीक है, इसलिए इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टेस्ट फॉर आयरन डिफिशियंसी। आयरन का असेसमेंट भी आप इससे कर सकते हो, और आयरन का अगर लेवल कम हुआ है, कितना कम हुआ है, वो भी आपको मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट का पूछे और आपको सेंसिटिविटी टेस्ट पूछे आपको,
ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा और पहले इसी का ही लेवल आपको कम देखने को मिलेगा अगर आयरन की कमी बॉडी में देखने को मिलेगी तो। इसलिए क्या है, सेंसिटिव टेस्ट भी है और मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट की कैटेगरी के अंदर भी ये देखने को मिलता है। और ट्रांसफेरिन जो होता है वो यहाँ पे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी यहाँ पे जब डिक्रीज होगी तो उसके अंदर आपका जो ट्रांसफेरिन का लेवल भी कम देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट आयरन इन ब्लड, ठीक है। तो इससे दो एमसीक्यू बने अपने अलग अलग, तो केवल फेरेटिन फेरेटिन से दो एमसीक्यू बन गए। ट्रांसफेरिन क्या होता है, नेक्स्ट एमसीक्यू ये हो गया अपना, ठीक है। आयरन की जब डिफिशियंसी होती है तो एक तो क्या कम होता है, सीरम आयरन आपको कम देखने को मिलता है, ब्लड के अंदर आयरन कम देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा आपको, बात कर रहे हैं किसकी, डिफिशियंसी की। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जब आयरन की कमी देखने को मिलती है आपको तब। और क्या देखने को मिलेगा इसके अलावा, डिक्रीज फेरेटिन। और क्या देखने को मिलेगा आपको, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपायरियम प्रोटोपोरपायरियम। और क्या देखने को मिलेगा आपको इसके अलावा, डिक्रीज रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। तो ये सारे क्राइटेरिया किसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको, जब आपका बॉडी के अंदर आयरन की क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो ये सारे आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, 5-year-old child comes to pediatric unit who is suffering from हीमोफीलिया। एक 5 साल का बच्चा है जो पीडियाट्रिक यूनिट में आया है, उसको क्या सफर हुआ है, उसको हीमोफीलिया से वो भी सफरिंग कर रहा है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट विच रिजल्ट विल मोस्ट लाइकली बी abnormal इन दिस क्लाइंट। अब नर्स क्या अंडरस्टैंड कर रही है यहाँ पे कि कौन सा रिजल्ट है वो abnormal आना चाहिए हीमोफीलिया के केसेस के अंदर। ऑप्शन क्या है, प्लेटिलेट काउंट, हेमाटोक्रिट लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, या फिर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। कौन सा लैब रिजल्ट है वो यहाँ पे अल्टर देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर? तो देखिए हीमोफीलिया, थोड़ा अपन डिस्कशन करेंगे हीमोफीलिया को लेके, ताकि आपके दो यहाँ पे ब्लड के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बाकी प्रीवियस आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, अगर आपको टॉपिक डिस्कशन की क्लासेस चाहिए तो वहाँ पे मैंने आपको और भी अलग अलग कंडीशंस पढ़ा रखी है, एक्लेम्सिया, प्रीएक्लेम्सिया, लिथियम डिजोक्सिन वगैरह सारी प्रकार के ड्रग्स मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। तो आप उन्हें भी पोस्टपार्टम हेमरेज वगैरह, अगर ओबीजी के टॉपिक्स वगैरह हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस वगैरह सब मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा रखा है। तो देखिए हीमोफीलिया क्या होता है, सबसे पहला एमसीक्यू इससे बनेगा, इट इज ए टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब खूब सारे बच्चों के मन में ये होता है कि हीमोफीलिया तो के अंदर तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसके लिए ये तो एक क्लोटिंग डिसऑर्डर होती है, मगर नहीं। क्लोटिंग डिसऑर्डर, क्लोटिंग यहाँ पे अल्टरेशन होता है, उसकी वजह से पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है, तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो एक प्रकार क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, डिफिशियंसी इन क्लॉटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग टाइम हमें देखने को मिलता है, ये होता है क्या, हीमोफीलिया। इसको अपन दूसरे नाम से क्या जानते हैं, रॉयल्स डिजीज। ठीक है, रॉयल्स डिजीज इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है, फीमेल क्या रहती है, कैरियर रहती है, और जो मेल रहता है उसको क्या होती है, डिजीज होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। और मेल में अगर डिजीज कंडीशन रहती है तो मतलब रॉयल डिजीज है, क्यों, क्योंकि अगर राजा राजा का अगर उसके बेटे में प्रॉब्लम होगी तो वो एक प्रकार से रॉयल डिजीज होती है। और सबसे पहले ये ब्रिटेन के अंदर जो वहाँ के जो शासक है उनमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी, उनको जब डायग्नोसिस वगैरह किया था तो उनके जनरेशन के अंदर ही देखने को मिली थी। तो इसलिए इस डिजीज का जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है, रॉयल डिजीज, क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है, फीमेल मोस्टली इसके अंदर कैरियर रहती है, इसलिए। अब देखो इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम है वो मोर देन आवर्स तक कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है।
बट अगर आपको एमसीक्यू पूछ ले, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो कितना होता है वो होता है 2 to 6 मिनट। और इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया था फीमेल क्या रहती है इसके अंदर, कैरियर। तो यहाँ पे डिजीज कंडीशन किस प्रकार की होती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है? और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से क्या देखने को मिलता है? देखिए हमारे पास में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। क्रोमोसोम के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है क्या? एलोसोम। ऑटोसोम तो क्या होते हैं? 1 to 44 नंबर के अपने जो क्रोमोसोम है, या फिर अपन कह सकते हैं 1 to 22 पेयर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और एलोसोम क्या होते हैं अपने, जो अपना 23rd नंबर क्रोमोसोम है, या फिर आपका जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है जो मेल फीमेल को डिसाइड करता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या होता है? एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है, ये दो आपके एलोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब डिफेक्टिव जीन वो कहाँ पे आता है? एक्स पे। इसलिए क्या हो गई? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ टाइप्स। टाइप से एमसीक्यू बनता है। सबसे पहला टाइप जो होता है वो इसका क्या होता है? हीमोफीलिया ए। ठीक है, हीमोफीलिया ए को आप दूसरा नाम क्या बोलते हो? क्लासिकल हीमोफीलिया। ये होता है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है? क्लोटिंग फैक्टर एर्थ की यहाँ पे क्या होती है? डिफिशियंसी। और एर्थ की अगर क्लोटिंग फैक्टर डिफिशियंसी होती है तो कौन सा हीमोफीलिया होता है? वो होता है हीमोफीलिया ए। इस एर्थ नंबर क्लोटिंग फैक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? ऑल्सो नॉन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। इसकी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? डिफिशियंसी देखने को मिलती है। सेकंड वन का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? हीमोफीलिया बी। और ये यहाँ पे किसकी डिफिशियंसी देखने को मिलता है? फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। फैक्टर 9 कौन सा होता है? क्रिसमस फैक्टर। इसको आप क्या बोलते हो? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा होता है? हीमोफीलिया सी। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? 11th नंबर फैक्टर की यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? डिफिशियंसी देखने को मिलती है। इसका दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्या होता है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंसिडिटेंट पीटीए। इसकी कमी होती है तो कौन सा हीमोफीलिया होगा? फैक्टर नंबर हीमोफीलिया नंबर सी। और फिर हीमोफीलिया नंबर 9 उसको आप क्या बोलते हो? क्रिसमस फैक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट हीमोफीलिया कौन सा होता है? हीमोफीलिया डी। तो हीमोफीलिया डी किसकी वजह से होता है? फैक्टर नंबर 12 की डिफिशियंसी से। और ये इसको आप दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? हैंगमन फैक्टर। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप कौन सा होता है? पैरा हीमोफीलिया। तो पैरा हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है? फिफ्थ नंबर फैक्टर, इसको आप क्या बोलते हैं? लेबाइल फैक्टर। ये हो गए इसके टाइप। अभी एमसीक्यू बनेगा वो किससे बनता है? साइन एंड सिम्टम से। तो हीमोफीलिया के अंदर तो क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग टाइम देखने को मिलता है। जॉइंट यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है मोस्ट कॉमन, वो भी कहाँ पे? नी जॉइंट में। हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो। अब इसका जब आप डायग्नोसिस करोगे तो क्या देखने को मिलता है आपको? एक्टिवेटेड प्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो क्या होता है? वो होता है यहाँ पे इंक्रीज। तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि डायग्नोसिस करोगे तो आप किसका लेवल बढ़ेगा? एपीटीटी का। क्यों? क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर के अंदर क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। तो
आपका आंसर भी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसमें क्या है, पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल थर्मोप्लास्टिन तक का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, अल्टर होता है। पीटीआई ना वो कैसा रहेगा, यहाँ पे नियर बाई नॉर्मल रहता है, इतना ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं देखने को मिलता है। अब आप इसको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट के लिए आप क्या दोगे, क्रायोसिपिटेट्स। और इस क्रायोसिपिटेट्स के अंदर क्या होता है, केवल और केवल फ्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। एमएल अगर इसके बारे में एग्जाम में पूछ ले कितने एमएल का होता है, तो 50 एमएल का आता है, पाउच आता है। और इसके अंदर सबसे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, फैक्टर 8 का कंसेंट्रेशन। एर्थ फैक्टर का यहाँ पे क्या मिलता है, कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा होता ही उसी की वजह से है, इसलिए। दूसरा आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसका कितने एमएल का पाउच आता है, 200 एमएल का इसको पाउच आता है। और इसके अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन। एक एफएफपी से 1 ग्राम पर डीएल जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन वो इंक्रीज होता है। ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया था आपके एम्स में, केजीएमयू के अंदर भी आने की संभावना है, क्योंकि केजीएमयू का भी पेपर आपके अच्छा आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम सीएचओ लेवल का आएगा, अच्छा पेपर बनाता है केजीएमयू भी, तो उसके लिए भी आप ध्यान में रखना। और इसको नेक्स्ट अगर हमसे एफएफपी से एमसीक्यू बनता है कि इसको स्टोर कहाँ करना होता है, स्टोरेशन टाइम होता है वो होता है -18 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हो, इसको स्टोर करके रखते हैं अपन। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज़ हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाई रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, अपनी टेस्ट सीरीज़ के लिए। क्या रिमाइंडर है, टेस्ट सीरीज़ किसके लिए, केजीएमयू के लिए, क्योंकि अभी केजीएमयू के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, अभी दिन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है, केजीएमयू जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा, ठीक है। और एग्जाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा, ठीक है। तो हो सकता है नोट सेट और केजीएमयू आपके पास पास में देखने को मिले, तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी, ठीक है। और साथ में देखो केजीएमयू का जो पेपर है वो एग्जाम पेपर किस प्रकार का होगा, 60 एमसीक्यू आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो एमसीक्यूज आएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे, टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमारी ऐप के अंदर। तो आई ऐप जो है वो कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में आईफोन है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके आईफोन है तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, ये जो 60 पेपर है अपने, सॉरी ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है, इसके एमसीक्यू कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी के जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे, ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को आपको एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से। और इन आप मैसेज छोड़िए, अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच आरएनसीसी के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।